एक बच्ची आके मुझे ये चैलेंज करती है, आप जो इतनी बड़ी ब्यूटिशियन बनी फिरती हैं, मुझे ठीक करें, मुझे मेकअप से ठीक करें। और मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी नाक नहीं थी, उसका एक आँख नहीं थी, उसका कॉन्ट्रैक्चर हुआ था, उसके हाथ जुड़ा हुआ था। जब वो मुझसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव से जान निकल गई है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को कंपोज किया, संभाला, और जब पूछा तो उसने बताया कि उसके ऊपर किसी ने तेज़ाब डाल दिया था। कौन तंग करता था सबसे ज्यादा? मीरा का मेकअप होता है। अच्छा, मुझे पता था मीरा की बात होगी। है देखो, तो वो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हलाल मेकअप का कॉन्सेप्ट क्या है ये? कलर कॉस्मेटिक्स की बात जब आई तो उसमें बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि हमारे मज़हब के हिसाब से परमिसिबल नहीं थे। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे एनिमल बाय प्रोडक्ट्स। अच्छा। ठीक है, वो जैसे फ़ैट इस्तेमाल होता था, तो अगर नॉन ज़बिया एनिमल का फ़ैट इस्तेमाल हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है। गोरा होने के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें तो बहुत ही डेंजरस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि स्किन को कैंसर दे सकते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को ज़ाया कर सकते हैं। जो वर्स्ट केस था आपके पास कोई रीसेंट टाइम का, वो क्या था? कारपेट पे लड़की को लपेट के उसके ऊपर तेल छिड़क कर और आग लगा दी थी। उस बच्ची को फिर हमने पेशावर से मूव किया और हम CMH लेके गए, जहाँ पर उसका कुछ अरसे इलाज हुआ, लेकिन वो नहीं बच सकी। बड़ा ट्रेंड चल रहा है बोटॉक्स का। मेरी नज़र में ब्यूटी बैलेंस है, उतना करवाओ जो फील ना हो, और जो कि आपको देख के लोग कहें यू लुकिंग वेरी फ्रेश, यू लुकिंग वेरी नाइस। अस्सलामुअलैकुम जी, सुनो कास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज तो है ही नहीं, और उनका काम जो है वो लोगों को खूबसूरत दिखाना है और उनको एक माशरे के लिए भी वो कबूल करवाने के लिए भी उनके लिए काम करती हैं, काविशें करती हैं, और साथ साथ एक पार्लर चलाती हैं, NGO चलाती हैं जिसका नाम है डिपेलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन। अच्छा, इनसे बातचीत करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मुसरत जो हैं हमारे साथ हैं, मिसबा साहिबा। कैसी हैं मैम? सबसे पहले ये बताएं, ठीक ठाक हैं? मैं वैसे हमेशा अच्छी हूँ। हमेशा की तरह आज भी अच्छी हैं। शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपका शुक्रिया बुलाने का। जज़ाकल्लाह। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, आगाज़ जो हुआ इस कॉज का वो कहाँ से हुआ? वैसे तो मैंने अपना सैलून जो था वो 1980 में खोला था। ऑलराइट। ठीक है, सो 43 इयर्स हो गए। लेकिन जब हम डिपेलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की बात करते हैं तो वो मैंने 2003 में शुरू किया था और 2005 में उसको रजिस्टर कर लिया। जो डिपेलेक्स है वो तो आपको पता है, इट्स अ ब्यूटी सैलून। उसमें खूबसूरती है, उसमें ग्लैमर है, उसमें अच्छा लगना है, उसमें दुल्हन बनना है। फिर हमारा मेन सैलून भी है, उसमें दूल्हा भी बनना है। क्या बात है। ट्रेनिंग भी होती है ताकि हम बात करेंगे कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से। लेकिन जो स्माइल अगेन फाउंडेशन है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, और जब वो शुरू हुआ तो उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तब मुझे एहसास ये हुआ कि हम कितने नाशुक्रे होते हैं। हम अल्लाह ताला के दी हुई नेमतों का, अल्लाह ताला की दी हुई आसानियों का मतलब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। वी थिंक दैट मतलब हमें तो मिलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन शुक्र अदा करने में थोड़ी सी कोताही हो जाती है। तो जब स्माइल अगेन फाउंडेशन का सिलसिला शुरू हुआ और एक जली हुई बच्ची जिसका मैं आज भी हमेशा यही कहती हूँ कि शी वॉज़ अ वुमन विदाउट अ फेस, क्योंकि उसका चेहरा इतना ज़्यादा मस्क था। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरा काम था खूबसूरत बनाने का, एक दाना निकल आया, बाल सफ़ेद हो गए, रंग करना है या छोटी कर दें, और कितना शैलो था, कितना सतही काम था। अब एक बच्ची आके मुझे ये चैलेंज करती है, आप जो इतनी बड़ी ब्यूटिशियन बनी फिरती हैं, मुझे ठीक करें, मुझे मेकअप से ठीक करें। और मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी नाक नहीं थी, उसका एक आँख नहीं थी, उसका
कॉन्ट्रैक्चर हुआ था, उसके हाथ जुड़ा हुआ था। जब वो मुझसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव से जान निकल गई है। हम्म। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला। कंपोज किया, संभाला, और जब पूछा तो उसने बताया कि उसके ऊपर किसी ने तेज़ाब डाल दिया था। उस दिन जब मैं अपने घर वापस गई, वो शाम के वक्त आई थी बच्ची, तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी कि मैंने ये परेशानी, ये तकलीफ़, ये इतना घिनौना सोसाइटी का चेहरा जो है वो पहले क्यों नहीं उसके ऊपर तवज्जो दी। हम्म। ऐसा नहीं था कि औरतें जलती नहीं थी या औरतों को जलाया नहीं जाता था। हम्म। अखबार में पढ़ते थे, ख़बरों में हमेशा एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, लेकिन हाँ, ये बहुत अफसोस हुआ। इसके बस अलावा बस यही ये था, हुआ। बिल्कुल। फिर मैंने जहाँ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, वहाँ पे मैंने उसका शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी मखलूक के लिए कुछ कर सकूं, कुछ अपना हिस्सा डाल सकूं। और ये भी देखें कि कितनी अजीब बात है कि मैं जिस खूबसूरती की बात करती हूँ, जिस चेहरे को खूबसूरत बनाने की बात करती हूँ, मेरे सामने एक ऐसा चेहरा आए जिसमें खूबसूरती ना रह गई हो। बिल्कुल। व्हाट डू यू डू, व्हाट आप यू। बेबस हो जाते हो। हाँ, तो फिर मैंने शुक्र भी अदा किया कि चलो अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया। फिर वहाँ से वो सिलसिला जो था स्माइल अगेन फाउंडेशन का शुरू हुआ। सही हो गया। अच्छा, हम बात करते हैं आपके आगाज़ से, मतलब आपका बचपन, और पढ़ा क्या, कहाँ रही ज़्यादा टाइम, कहाँ पे गुज़रा, किस शहर में गुज़रा, और फिर शुरू से ये बनना चाहती थी जो आज हैं, या एक्सीडेंटली ये चीज़ों में आप आई, फिर नाम कमाया, और फिर एक कॉज के लिए काम किया? थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। सो जब मुझसे लोग कहते हैं ना कि आप ज़रा आगाज़ से बताएं, तो मैं कहती हूँ आगाज़ की बात ना करें, ये तो अभी कल ही की बात हाँ, 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 है ना। मतलब आप, बिल्कुल। हाँ, मैं बाल मेरे सफ़ेद जो हुए हुए हैं अभी, वो उम्र की वजह से नहीं हुए। ठीक है, मैं उस आगाज़ पे नहीं गया। जी वो हाँ, तो समझ में आ गया। जी, हाँ, जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं उस आगाज़ पे नहीं जा रहा था, मैं इस आगाज़ पे जा रहा था जो आपका बचपन था। वो तो बचपन ही था ना। उस बचपन से आते हैं कि वो उस टाइम शरारती थी, कैसी थी? 6 बहनें थी, 2 भाई थे, फैमिली में क्या मामला थे? शरारतें करती थी, बहनों को तंग करती थी। तो क्या ये लाइफ़ जानना चाह रहा हूँ कि एक बचपने की भी तो ज़िंदगी होती है ना? बड़ी रिसर्च की हुई जी, है। जी। हम लोग एक बड़ी फैमिली थे, हुँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ठीक है। और मैं सबसे बड़ी थी। मेरी 5 बहनें मेरे बाद और 2 भाई भी। अम्मा, अब्बा, नाना, नानी, दादी। अच्छा। तो हम सब उस वक़्त जब हम 6 बहनें, और फिर मेरे डैडी, हुँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत आमीन। नसीब। तो वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे रज़िया गुंडों में फंस गई क्योंकि अब्बू की इतनी कैफ़ियत औरतें ये थी कि इतनी। वाक़ई रज़िया गुंडों में हाँ, फँस गई। तो वो हमें बहुत प्यारा बचपन मिला। अच्छा, कहाँ क्यों? रहे? कराची। कराची से। आई वॉज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। सारे बहन भाई भी वहीं पर पैदा हुए। कराची में और मेरी वालदा और मेरे डैडी दोनों, एक हमारे घर का निज़ाम था, एक हुँ, तरीक़ेकार था। अपनी ज़ुबान को समझना, उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान, हुँ। तो उसमें हमें बहुत कुछ बताया जाता था। मुझे याद है हम स्कूल से आते थे, नानाबा हमें अखबार पढ़ाते थे अच्छा, कि अखबार पढ़ें आप लोग। उर्दू ठीक होगी उर्दू आपकी। ठीक हो गया आपकी। इंग्लिश का हमें डॉन मिलता था, उर्दू का जंग मिलता था। हुँ, और उसके बाद जो मेरी वालदा थी, टिपिकल इलाहाबाद लखनऊ की, जिसमें तमीज़, तमद्दुन, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये वो। वहीं से आई हैं फिर आप में? हाँ जी। ये ठहराव? अनलेस ठहराओ तो क्या बताऊँ, आ गया होगा मेरा ख़्याल में अ, हाँ जी, आई थिंक बच्चों के ऊपर बहुत असर होता है अपने बिल्कुल, माँ-बाप का। बेशक, वो उनको देख के सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चे जो होते हैं अपने माँ-बाप का परताव होते हैं, उनका हुँ, अक्स होते हैं। हुँ, अगर वही माँ-बाप ज़ोर से बोल रहे हों, गाल-गलौच करते हों, तो बच्चे, इट इज़ नॉर्मल फॉर देम। हुँ, सो वो जो कुछ भी कहते हैं, ज़बान ख़राब अगर करते हैं,
तो उनको ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, और फिर वो समझते हैं दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल। नॉर्मल कैजुअल हो जाता वो है उनके कैजुअल हो लिए। गया, मतलब अगर थप्पड़ मार दिया किसी को, तो ये तमाम चीज़ें हमारे घर में तो नहीं हुई थी। अच्छा, इसलिए सारे सुलझे हुए थे आप लोग। हाँ, क्योंकि कोई एक भी नहीं था जो शरारतें करता हो? नहीं नहीं, शरारतें वरारतें, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल। मैं तो अपने बड़े होने का भरपूर फ़ायदा उठाती अच्छा, थी। हाँ। आप तो पिटाई भी करती होंगी इन छोटों की। नहीं, मिठाई की इजाज़त कभी भी नहीं थी। अच्छा, लेकिन अपने सारे काम करवाना, और कि ये जाओ सबसे पानी छोटी लेके वाली, आओ। हाँ, जो छोटी वाली थी वो तो बहुत ही ज़्यादा खफ़ा रहती थी ना, वो कहती थी कि फलाँ चीज़ बना दो लेकिन छोटा ना बनाओ, आय हाय उसका हाय हाय! ये तो वो रहता था। आज भी यही कहती हैं? अब तो वो भी अपने घर में है, उसकी माशाल्लाह से बेटी है, दे ऑल सेटल्ड, सही। मैरिड। तो बट हम अपना पूरा ख़ानदान जो है ना वो अपने में पूरे थे। अच्छा, यानी कि अब अगर हम कभी किसी तकरीब में आते हैं सब एक बहन भाई। खनवादा था। खनवादा लाइक बड़ी फैमिली जी थी बिल्कुल और बिल्कुल। वो जब भी कहीं पे जाना तो लगना ऐसे कि जिस कि तरह जैसे सारी हाँ, मतलब इकट्ठे आए हमें हुए हैं। तो सच बात है कि वो हमें ये ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कि हम बहुत सारे लोगों को बुलाएं। हुँ, सो अभी जैसे शादी ब्याह होता है हमारे बच्चों की, मेरे बच्चे की शादी हो गई, मेरी बहनों की बच्चों की शादी हो गई, तो उसमें घर में एक हंगामा, एक हुँ। हम इनफैक्ट, चलो शादी ब्याह तो दूर की बात है, हमारे घर में ईद, बकरीद, रमज़ान, ये वो इस्लामी जो त्यौहार होते थे, उसमें बाकायदा यानी कि पूरा रमज़ान जो है ना वो हमारे घर में एक खुशी का माहौल होता था। क्या बात है! और ईद जो थी वो इस बात का इंतज़ार होता था कि ईद ही ईदी मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल। इसी तरह से लाइक सो मेनी थिंग हमारे यहाँ आज बड़े तक। होने का फ़ायदा ये भी हुआ होगा कि आपको ईदी भी सबसे ज़्यादा मिलती होगी, हाँ, मैं तो मतलब शुरू से अपना, ही हाँ, शुरू से वेल सेटल थी। बच्चों को भी कहती थी कि लो मैं रख लेती हूँ ध्यान से, है ना? ये मैं सँभाल लेती हूँ, हाँ, तुम्हारे कपड़े आ जाएँगे, कल जी, को जी, जी, तुमने बिल्कुल। कहीं जाना है तो मैं कुछ खिला हाँ, दूँगी। लेकिन जो प्यारी चीज़ है वो ये है कि जैसे 14 अगस्त होता है, ठीक हुँ, है? तो बच्चे, आजकल के बच्चे जो अपने घर में सो के गुज़ार देते हैं ना, एक दिन ऐसा छुट्टी ही का है। मिल गया है। हमारे घर में 9 बजे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, अच्छा, ठीक है? जिसमें हम सब बहन भाई होते हैं, हम अपने मोहल्ले वालों को भी इनवाइट करते हैं, फिर हम बिल्ली नगमा भी लगाते हैं, पहले वाह! हम क्या कहते हैं अपना कौमी तराना पढ़ते हैं सब। हुँ, सो हर हर जो तकरीब होती है, मौका होता है, जो भी उसकी अफादियत होती है, जो भी उसका मकसद होता है, वो हमारे घर में होता था। अब कोई कहेगा ये शायद गलत कर रही हैं, हुँ, तो आई मीन एनीबडी कैन सी ऑन माय फेसबुक एंड पेजेस के मामू जो हैं वो सलाउद्दीन साहब, मेरे अच्छा, हॉकी के जो कैप्टन होते थे, बिल्कुल। वो मेरे भाई, मेरी वालिद और वालदा, वो फ्लैग होस्ट हो रहा है और हमने फ़ौरन माइक लगाए और हम सब जो हैं वो फिर गाने भी गाते हैं, कौमी नगमे भी गाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ज़रा फुल वो फुल यानी कि झंडे भी लिए हुए हैं और लहराते हुए सबको, नज़र आ रहे हाँ। होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, घर के मुलाज़मीन भी साथ साथ खड़े होते हैं, ये नहीं होता कि वो जो हैं उसमें शरीक ना हो। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी एक मॉरल वैल्यूज़। वैल्यूज़ आपको देती हैं हर तरह की चीज़ों का। हुँ, सो आई वाज़ वेरी लकी, और हम लोग अच्छे स्कूलों में जाते थे। कौन से स्कूल से पढ़ी? जी, मैंने कैंट पब्लिक स्कूल से पढ़ा, हुँ, और उसके बाद फिर सेंट जोसेफ्स में। फिर उसके बाद कॉलेज कौन से गई? वहाँ सेंट से क्या जोसेफ्स किया? कॉलेज, फिर उसके बाद मैंने क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी, किस उम्र में शादी हुई? शायद 17, 17 साल की उम्र में शादी हो चलो गई साढ़े आपकी। 17 कर साढ़े लेते 17 कर हैं। लेते हैं। आईडी कार्ड भी नहीं बना था अभी तक नहीं। और शादी हो गई। तो अब अपनी बड़ी थी ना। रज़ामंदी से हुई या बस अब्बा जी ने बता दिया कि शादी है और मुझे ये लड़का याद है पसंद कि कर ली है न- तो बस। ना ना, मुझे याद है उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था कि मतलब, मुझे ये याद है कि मैंने डैडी से ये ज़रूर कहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो आपने तो कहा था मैं डॉक्टर बनूंगी, तो डैडी ने कहा, उन्होंने वादा किया वो आपको डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा, तो मैं कहा चलो ठीक है, फिर तो खुशी थी। हाँ, जोड़े तो वो शादी की गोटे तैयारियाँ। शोटे जो भी लगते हाँ, लगाते गोटा थे, किनारी हाँ। वो काम शुरू हो बट गए दुपट्टों पे। अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट वर्क। तो जब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अपने घर वापस आई,
तो मेरे डैडी ने हम सब बहन भाइयों को जमा किया. नाउ अच्छा। दिस वाज द विजन ऑफ अ फादर, जो कि दुख भी कर सकते थे, हाय मेरी बच्ची, या लोग जो भी बातें करते बिल्कुल। होंगे. उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरी किसी बच्ची की शादी जो है उस वक्त तक नहीं होगी जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाएगी. अच्छा। और वही हुआ कि माशाल्लाह से सारी बहनें भाई वगैरह अपने अपने जो जो उन्होंने स्टडीज़ जो फील्ड, कंप्लीट हाँ, करनी थी उन्होंने वो की, चूज़ किए, वो उन्होंने किए. देन दे मुझे, गॉट मैरिड। हाँ, एंड देन मुझे डैडी ने ऑप्शन दिया कि आप पढ़ेंगी या आपने क्या सोचा है. तो मैंने कहा डैडी मैंने तो अपने पाँव पे खड़े होना है. तो मुझे याद है उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी थी कि मैं तो पढ़ी लिखी तो है नहीं, ये क्या हाँ, क्या क्या काम करेगी. हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस ज़माने में ख़त लिखे जाते थे ना, मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, हाँ, दूसरे फ़ोन व्हाट्सऐप भी होते थे. बिल्कुल ऐसी तो फिर नई मैंने चीज़ें होती हमने थी। इंग्लैंड में डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स थे, कॉलेजेस थे, ब्यूटी के. नहीं, शौक कहाँ से पैदा हुआ? ब्यूटी की तरफ तो बाद में आते नहीं नहीं हैं। नहीं, कोई शौक़ नहीं कोई था. शौक था शुरू से हमने, बचपन में? वो कहते हैं ना बच्चे आजकल के जो देखते हैं हम, यंग जनरेशन, वो बच्चे अब शुरू हुए होते हैं लिपस्टिक लगा के, छोटे-छोटे लाइक अभी बिल्कुल इतने-इतने से होते हैं, जो कहते हैं ये ना तो पिद्दू-पिद्दू से। तो वो मेकअप भी कर रहे होते हैं, तो वो आप उनमें से थी या मतलब कोई शौक नहीं था, बाद में डला? नहीं, बाद में ये भी नहीं डला, बल्कि हमने डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में जब लेटर लिखे तो जो पहला जवाब आया था वो एक ब्यूटी स्कूल का आया था. अच्छा। ठीक है, सो देन आई वेंट टू लंदन. अच्छा, आपने लेटर्स लिखे लाइक ईमेल की तरह और उधर से आपको वो रिसीव हुआ और आप फिर लंदन चली गई। लंदन चली और ये गई कब की बात है? 1980, 1980 में। ठीक है, अर्ली 1980. ठीक है। एंड देन आई केम बैक एंड ऑफ 1980. हुँ, मैं लंदन में थी और मैं वहाँ पर सुबह भी क्लासेस करती थी और शाम को भी क्लासेस लेती थी, ठीक है। इसी से रिलेटेड कि मेकअप का हो रहा है तो हेयर का करना है, मैनेजमेंट का करना है, हुँ, कॉस्मेटोलॉजी का, क्योंकि मुझे बस अब फिलैंथ्रोपिस्ट भी आप वो हैं? उसमें अभी कोई हिस्सा नहीं था. अभी तो सिर्फ जो ज़िंदगी का महवर था वो बच्चे और बच्चों के साथ फिर अ, अपने पाँव पे खड़ा होना. मतलब उस ज़माने में ऐसे वर्ड्स जिनको हम कहते हैं एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, और ये नहीं आए थे अभी मार्केट में? कोई किसी को पता ही नहीं था. या तो ख़वातीन जो थीं वो डॉक्टर्स बनती थीं या हुँ, टीचर्स बनती थीं. हुँ, हुँ। बहरहाल जब मैं एज ए ब्यूटिशियन वापस आई तो वहाँ पे भी मेरे जो फैमिली थी, मेरे डैडी थे, उन्होंने मुझे ऑलरेडी एक सैलून बना के दिया था. हुँ, तो जब हम गए उसको खोलने के लिए तो उन्होंने कहा कि ये लो चाबी. खोला, तारिक रोड पर एक बिल्डिंग थी, उसमें हमने जब खोला तो नाम शुरू से यही रखा? डेपिलेक्स. ठीक है। ठीक है, डेपिलेक्स ब्यूटी क्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट. अच्छा, ये नाम किसने सजेस्ट किया? ये किसने सजेस्ट किया? ये जहाँ मैंने कोर्स किया था वहाँ पे डेप्लेक्स एक कंपनी थी ठीक है। जो कि प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स बनाते थे. हुँ, तो जब मैं अपनी ट्रेनिंग ले रही थी तो मैंने उनसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली ताकि मैं उनकी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर सकूं. तो उनसे कहा हम आपका नाम रख लें, उन्होंने कहा रख लो. उस वक़्त कोई कुछ पेमेंट्स वगैरह भी दी? नो, कोई नथिंग, उसकी रॉयल्टी वगैरह नहीं? नथिंग. बस आपने उन्हें कहा कि मैं रख लूँ नाम और रख उन्होंने लिया? सोचा होगा क्या पाकिस्तान हाँ, जैसे पागल मुल्क हाँ, में किया और चलेगा। हम इंग्लैंड में बैठे हुए हैं हाँ, ना उन्हें ये बादशाह. नहीं पता कि इंग्लैंड से ज़्यादा पैसे कमा रही हैं अब आप। अब माशाल्लाह से फिर, मगर अब माशाल्लाह। डेप्लेक्स रह भी नहीं गया. वो कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई और बंद हो गई. ओह हो तो हो! बट द फैक्ट वाज दैट व्हेन आई ओपन द सैलून तो मैंने देखा कि एक बार्बर शॉप बनी हुई थी. हुँ, मैंने कहा डैडी, ये इतनी ऊंची शेल्फें, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ. हाँ, तो मैं जाता हूँ ना जिस पार्लर में बाल कटवाने के लिए, वहाँ पर ऐसे ही थे. हाँ, मैंने कहा डैडी ऐसे औरतें नहीं बैठ सकती. हाँ, लड़कियाँ नहीं इस तरह तो बैठ बट सकती। से बहरहाल वो सिलसिला जो था वो वहाँ से शुरू हुआ अच्छा, और उसके बाद फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक. और वो क्योंकि आगाज़ हो गया आपकी मेहनत का, बिल्कुल आपकी जो मैंने बहुत कुछ सीखा. अच्छा, एक बड़ी ट्विस्ट ये चीज़ है कि आपको शौक भी नहीं था। नॉट एट ऑल. फिर आपने एक वो कहते हैं ना रैंडमली ईमेल्स की, लाइक लेटर्स लिखे और देन आपको सिर्फ एक ब्यूटी से वो आया, इंस्टीट्यूट से ईमेल रिसीव हो गई, लेटर बाद में रिसीव हो और गया। भी आए होंगे आए होंगे, लेकिन लेकिन वो आपने वो शुरू. चूज़ कर लिया। जी. उससे पहले आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था और फिर ये सब चीज़ें होती गई और शायद देखें, अल्लाह ने लिखी इसी तरह से थी, इस तरह कह लें। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं बहुत फोकस्ड रहती हूँ अपनी चीज़ों पे. हुँ, मैं अपने टारगेट सेट करती हूँ
और मैं फिर उनकी तरफ मूव करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने ज़िंदगी में जो अचीव करना है वो आपको मिल जाए या आप वहाँ तक पहुँच जाएं, वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस रास्ते पे आप चल पड़ें तो आप 100% चलें। अगर आप 100% नहीं चलेंगे तो फिर आप कहीं गुम हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके लिए अल्लाह ताला कोई और राह बनाता है तो वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। मैं फोकस थी, मुझे पता था मैंने इसमें काम, और मैं ये नहीं था, मुझे याद है कि हम सब बहन भाई जब अपनी हॉलीडेज़ में डैडी के साथ, अम्मा के साथ बाहर जाते थे तो सब लोग घूम रहे होते हैं, मतलब कोई डिज़नी वर्ल्ड का टिकट लेके, तो मैं उधर भी कोई ना कोई ब्यूटी के कोर्स ढूंढ रही होती थी और जो मैं कर सकूँ कि जो और मैं एनहांस करूँ अपनी जी। स्किल्स। तो वो सिलसिला बहुत अरसे तक रहा। फिर जब इस तरह के, तो उस मैंने कोर्सेज़ किए मुख्तलिफ़ मुल्कों से। मैंने इंग्लैंड से किया जो कि मेरा इनिशियल था, फिर अमेरिका से किया, मैंने जापान की कंपनी के साथ किया। वो कोर्स नहीं था, वो प्रोडक्ट्स के हवाले से ठीक था। है। इसी तरह से पेरिस में, फ्रांस में, ये सारी वो जगहें थी जहाँ पे घर वाले घूम रहे थे, फिर रहे होते थे, और आप अपने काम में और फ़ोकस हम होती अपने थी। क्लासेस कर अच्छा, रहे थे। थोड़ा-सा पीछे आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। शुरू से वेल सेटल्ड फैमिली थी या गुर्बत थी और फिर अब्बा जी ने मेहनत की और ये यहाँ तक पहुँचाया, या बस मिडिल क्लास लोग थे? कुछ इस तरह थोड़ा-सा ये भी बताइएगा। हमारे वालिदैन जो थे वो माइग्रेट कर कर आए थे इंडिया से। ऑलराइट। ठीक है। जहाँ जैसे इंडिया से माइग्रेट किए हुए लोग आते हैं, उनमें से ही थे। हुँ, ऐसा नहीं था कि, मतलब मैं तो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जब तक हम सब बहन भाई आए उस वक़्त तक अल्लाह ताला का करम था। था। हाँ, और ये ज़रूर है कि मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे कि मेरी हर बेटी की नसीब। पैदाइश के साथ मेरे नसीब खुलते चले जाते हैं, क्योंकि वाह! मेरी बेटियां नसीब लेकर आई हैं। माशाल्लाह। हमारे घर में एक चीज़ और भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और वो थी कि आप छोटे बड़े का लिहाज, प्यार मोहब्बत, इखलाक, अम, और अल्लाह ताला से आपकी कुर्बत जो थी। अब हम छोटे छोटे बच्चे अगर 5 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में कुरान पढ़ लेते हैं तो हम कोई आलिम और आलिमा नहीं बन जाते। हुँ, असल काम जो होता था वो माँ बाप का शुरू होता था कि जब हमारे शऊर जागे हुँ। तो हमें वो कुरान को और बेहतर तफसील से बताएं। बिल्कुल, तफ़सीर पढ़ा दें, किसी तरह हाँ, से उसकी तफ़सील, बिल्कुल। मतलब छोटी छोटी हमें आयात अगर याद थी तो हमें उनके तर्जुमे भी याद थे, उसके पीछे क्या कहानी थी वो वो भी भी पता याद होती उसका थी। मीनिंग क्या था, हाँ, वो बिल्कुल। नाना अब्बा भी मौजूद थे, नानी माँ भी मौजूद थी, डैडी के साथ। इस्लामी माहौल था घर पे? अम, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर था कि हम सब लोग नमाज़ें ज़रूर पढ़ते थे। हुँ, मुझे याद है नाना अब्बा हमारे जो थे वो सुबह फजर के वक़्त हम सब बच्चों को उठा देते थे। उठाते थे कि कलमा पढ़ो बेटे। तो हम कलमा पढ़ के जो थे ना वो आँख खुलती थी, अच्छा नाना अब्बा, इस तरह करके। अच्छा। नमाज़ पढ़ना, फिर स्कूल वगैरह जाना जो होता था वो सुबह सवेरे ही निकलना होता था। हुँ, लेकिन ये ज़रूर था कि रिश्तों का एहतराम करना, हमें हमारी हर चीज़ की बाउंड्री थी। समझ रहा हूँ मैं हमें बिल्कुल। गुनाह सवाब का पता था इल्म था। कि ये बाउंड्री है, इससे क्रॉस नहीं करना। अब क्या वो ही वैल्यूज़ हैं जो आपके टाइम पे थी? लाइक आप, मैं वो फिर उस पे नहीं जा रहा कि पुरानी हाँ बात। जी। तो मैं सिर्फ उस पे जा रहा हूँ कि उस टाइम जो वैल्यूज़ आपने देखी, जो तहज़ीब आपको सिखाई गई, जो वालिदैन ने आपको बताया कि इस तरह से करना, ये बाउंड्रीज़ हैं, बच्चे की ट्रेनिंग शुरू से ही हो जाती है। अब क्या मोबाइल नहीं है सिर्फ बच्चे की ट्रेनिंग? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रही हूँ जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। उसका पहला टॉपिक जो है ना वो तरबियत ही है। वाह! देखिए, मैंने आज ये पॉडकास्ट में पूछ लिया आपसे। बस ये अब ये इसकी पब्लिसिटी शुरू हो गई हो है गई, ना। शुरू हो गई। तो जब मैं आप ये बात कर रहे हैं कि अब पहले और अब में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी मेरे माँ बाप ने मुझे बताया, समझाया, और मेरी जो तरबियत हुई, काश मैं भी ये कहती हूँ कि मैं 10% भी अपने, अगर अब अपनी अम्मी और अब्बू जो थे, डैडी जो थे,
उनकी तरह बन जाऊं तो मैं बहुत अच्छी इंसान बनूं, ठीक है। फिर भी लोग अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि उन जैसा, माँ बाप जैसा नहीं बन सकता कोई भी। बिल्कुल सही बात है ना, वो हम बन ही नहीं सकते हैं हाँ, ना, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई हाँ, कमी बिल्कुल, हम में रह जाती है। बिल्कुल। माँ बाप पूरी पूरी कोशिश तो वो होगी। तरबियत जो थी वो इम्पोर्टेंट होती है। हुँ, और अब जो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर कुछ मुझसे लिया तो मुझे उससे कहीं ज़्यादा मुझे कितने दिया। बच्चे हैं आपके? 2, एक मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी है। ठीक है। तो मेरा बेटा जो है वो प्राइवेट स्कूल इंग्लैंड में पढ़ा हुआ, लेकिन जब वो आया तो उसकी ख्वाहिश सिर्फ एक ही थी, मैंने पढ़ाना है। अच्छा, सो ही टीचेस एट कराची यूनिवर्सिटी, वेरी नाइस, ही टीचेस एट इंडस वैली इन कराची। वेरी फ़ाइन नाइस। आर्ट्स है, विजिटिंग फैकल्टी में वो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, स्टोरी एज़ अ टेलिंग लेक्चरर, करते हैं। बेहतरीन। तो और रिदा माशाल्लाह जो हैं वो आपके साथ अटैच हैं? रिदा जो है वो भी अब वो भी शादीशुदा हो गई है। हाँ, सो मेरा एक पोता है, ठीक अच्छा, है। माशाल्लाह। और मेरी दो रिदा के 2 बच्चे हैं, नवासा और नवासी। तो मगर रिदा ने मेरे बिज़नेस को सँभाल लिया वाह! और बहुत अच्छा सँभाला है। मैं समझती हूँ आपसे बेहतर? हाँ, मुझे ये लग बड़ी बात है कि आप ये क्लेम कर रही हैं कि आपसे बेहतर नहीं, सँभाला नहीं है। क्योंकि क्योंकि आपने, वो आपका बेबी चाइल्ड था ना, आपने उसको शुरू से लेके हाँ, हाँ, लेकिन शुरुआत की बहुत उसकी। और बेहतर। मैं कहती हूँ हमारे बच्चे इफ़ गिवन द राइट प्लेटफ़ॉर्म, हुँ, इफ़ गिवन द राइट पुश हुँ, और वही राइट तरबियत जिसका भी आपने ज़िक्र किया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो परफ़ॉर्म ना कर सकें। परफॉर्म ना करें। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान में और मतलब आउट ऑफ द कंट्री भी कोई सैलून्स कितने होंगे क्वांटिटी में अगर देखें तो? सो मैं आपको बता रही थी कि रिदा ने बहुत अच्छी तरह से लुक आफ्टर किया बिज़नेस को, और इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में 80 प्लस सैलॉन्स हैं, ठीक है। 80 प्लस सैलून्स तो हैं। डेपलेक्स जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजिंग ब्यूटी नेटवर्क है। क्या बात है! तो ये सब फ्रेंचाइजेज़ हैं, ठीक ठीक है। है, आपकी ऑफ़िशियल ऑफिशियली कितनी है? लाहौर और कराची। 2 ब्रांचेस, जी, और बाकी सारे जो हैं वो आप लोगों ने फ्रेंचाइज़ वो ली हुई हैं। फ्रेंचाइज़ किए हुए अच्छा, क्या चार्ज करती हैं फ्रेंचाइज़ का? हैं। फ्रेंचाइज़ का नाम का? नाम नहीं, मैं चार्ज का नहीं बताऊंगी। ठीक मैं है, आपको बताती हूँ कि हम जब हम फ्रेंचाइज देते हैं तो हम नाम का चार्ज करते हैं, ठीक है, और फिर मंथली रॉयल्टी भी होती है, ऑलराइट। ठीक है। कितने परसेंट? परसेंटेज के ऊपर नहीं होता, फिक्स रखते हैं, फिक्स ठीक है। रखते हैं। नंबर 1, नंबर 2 ये कि स्टाफ की ट्रेनिंग हमारी ज़िम्मेदारी में होती है। ठीक है, जितना भी स्टाफ उधर हाँ, काम करेगा वो आपकी ज़िम्मेदारी है उसकी ट्रेनिंग। उसकी ट्रेनिंग यानी कि उनको हमें एक क्वालिटी जो सेट है स्टैंडर्ड्स उनको हैं। हाँ वो आई करके आई हाँ। अंडरस्टैंड, फिर ठीक उसके है। अलावा हम ऑडिट्स करते हैं। सो हमारे पास अगर इतने सैलॉन्स हैं तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है। हुँ, यानी कि उनकी ऑडिट होता है, एक ऑडिट होता है जो बता के जाते हैं, ठीक है। एक ऑडिट वो होता है जिसको हम कहते हैं छापा। अच्छा, तो वो भी होता है। आप भी छापे मारती हैं? हाँ जी। आपने मुझे किसी इदारे से समझा हुआ है। सैलून्स पे छापा मारने हाँ, वाली मसर्रत मसरत मिसबा। मिस्बा। तो उसमें ये है कि हमने सो जब हम उनकी एक तरह से क्वालिटी चेक होता है, हुँ, एक तरह हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। क्योंकि मेरा नाम है। अगर मैं आज 43 ब्रांड नेम इयर्स खराब हाँ, होता है, तो वो इमेज ख़राब खराब होते होता हैं, है। और इसलिए आई एम वेरी प्राउड कि माशाल्लाह। जो हमारे सैलून ओनर्स हैं वो इस बात को समझते हैं और इस बात का ख्याल ऑन रखते हैं। करते हैं। हाँ अच्छा, पहली आप जो है ब्यूटिशियन थी पाकिस्तान की, जी। जो ये भी एक बड़ा एज़ाज़ की बात है, फिर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला आपको, तो वो किन बेसिस पे मिला? सो वो मुझे स्माइल अगेन के हवाले से मिला एनजीओ था, के थ्रू? जो एनजीओ के हवाले से, ठीक है। ठीक है। इट्स प्रॉफिटेबल और नॉन नॉन प्रॉफिटेबल? प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें रजिस्टर। कोई फंडिंग नहीं, कोई किसी चीज़ की नहीं, फंडिंग तो है? आती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो भी फंडिंग आती है वो सिर्फ उसी मकसद के आई अंडरस्टैंड। लिए जो इस्तेमाल होती है जिसके एसिड लिए दी गई बर्न, है। जो लोग आते हैं। अच्छा, इस तरफ आ जाते हैं। ज़्यादा टाइम आपका कराची गुजरा या लाहौर? 18 1990 तक हुँ, जो था वो, उसमें 1980 से मैंने डेपलेक्स खोला था, ठीक है। ठीक है।
तो उसके बाद से मेरे ख़्याल में मैं 1990 में 90 के एंड में मैं शिफ्ट हुई लाहौर में, ठीक है। जब से मैं लाहौर में और तब रहती हूँ। मतलब ज़्यादा टाइम आपका लाहौर ही गुजरा। ऐसे ही कुछ लग रहा ठीक है, तो लाहौरी कैसे लगे? है। लाहौर जो है ना वो इट ग्रोज़ ऑन यू हम्म स्लोली। अगर आप कहीं और से आते हैं हम्म तो बहुत फ़र्क है हर चीज़ में। बिरयानी में? हाँ, वहाँ पे सिंधी बिरयानी मिलती थी और यहाँ पर यहाँ पे पुलाव मिलता है। पुलाव तो मिक्स बिरयानी। हाँ, कुछ कुछ और ही होता अच्छा। है। तो इसलिए एक लाउड शहर है, लाउड गहमा गहमी है। गहमा गहमी होती है। कराची में नहीं है? कराची में होती है लेकिन वो एक तरीके से होती है। मतलब ये नहीं कि बस वो पीछे से छोड़ काम और आगे पकड़ के छोड़। लाहौर में ना मस्त मगन लोग हैं, अच्छा, टेंशन नहीं लेते? नो टेंशन, मज़े से ज़िंदगी गुजरती है और विच इज़ गुड, क्योंकि आपकी ज़िंदगी खुश होनी चाहिए। तो दैट इज़ समथिंग, क्योंकि आप हर वक्त सीरियस नहीं रह सकते। हाँ, आपकी तबीयत ऐसी हो, आपका मिजाज ऐसा हो तो दूसरी बात है। सो मज़ा आता था जब मेरे पास सेलों में फ़िल्मी दुनिया के लोग आते थे, हाँ, जब आप आई एक्ट्रेसेस। तो वो फ़िल्मी दुनिया का आगाज़ हुआ। लाहौर जो शहर था उसमें एक पूरा थिएटर लगता था और जितने भी आपके सेलिब्रिटीज़ आज देखते हैं हम, लाहौर से शुरू किया करियर का आगाज़ उन्होंने। तो तब लोग आते थे सैलून्स में, फीमेल्स भी आती होंगी सेलिब्रिटीज़। कौन तंग करता था सबसे ज़्यादा? जो सच बात है ना वो ये कि मुझे कोई तंग नहीं करता था। क्यों, आप उनको बाँध देती थी? नहीं, इसलिए कि वो मुझ पे भरोसा करते थे, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, मैं अगर उनकी कोई डिमांड्स होती थी, जैसे हुँ। मिसाल के तौर पे कोई किसी और मुल्क की एक्ट्रेस की कोई तस्वीर लेकर आए कि मुझे ऐसे कर दें। कौन करता था ये? नाम भी तो बताएँ ना। नाम बता के तो मुझे कोई अंडे टमाटर ही पड़ेंगे। नहीं, नहीं, क्यों नहीं, क्यों पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा मुझे याद नहीं है, मगर मैं ये कह सकती हूँ। मसरत जी भी सेफ खेल रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा। आउट नहीं हो रही मगर, हैं? ठीक है, लेकिन फिर भी कोई एक आधा जो आप हाँ, सेलिब्रिटी लेकिन मैं आपको बताना चाहें? बताती हूँ जैसे कि जब मीरा का मेकअप होता अच्छा, मुझे पता था मीरा की बात होगी। है देखो, तो वो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? अच्छा। उनको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो कुछ खोई-खोई सी ही रहती हैं, ठीक है? और लोग एन्जॉय करते हैं उनकी कंपनी को। अच्छा। मुझे कभी इस बात पे इतराज़ ही नहीं होता और ना ही मेरे ख़्याल में हम में से किसी को हक़ पहुँचता है कि हम किसी के बोलने पर हुँ, या ज़ुबान के ऊपर कोई एतराज़ करें। बिल्कुल। मतलब एटलीस्ट समबडी इज़ ट्राइंग। हुँ, अगर उनकी इंग्लिश को किसी को एतराज़ है तो आप कौन होते हैं बोलने वाले, हुँ, ठीक है? बट ऐसा भी होता था कि हम उस ज़माने में अवार्ड्स दिए जाते थे, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड या बुलान अवार्ड्स, तो फिर सबके मेकअप होते थे। हुँ। तो एक वक्त पर सब जमा होते थे, ठीक है? ठीक है, उसमें कौन-कौन होता था? मीरा जी होती थी, रीमा जी होती होंगी जी, और कौन-कौन होता था? सिंगर्स होती थी। अब एक मुझे तो अभी तक याद है कि एक दफ़ा आई थिंक वो बुलान अवार्ड था जब अम, तसव्वुर खानम भी थी, सुरैया मुल्तानीकर भी थी, अच्छा, इकबाल बानो साहिबा भी थी, फ़रीदा खानम भी थी। ये सब बैठे हुए थे और हम सब इनका मेकओवर कर रहे थे। मेकओवर कर रहे थे। तो अचानक अ, चाय पीते हुए, क्योंकि अब इतनी चेयर्स हाँ, हाँ, तो हाँ। कोई पीछे भी बैठा हुआ था, बिल्कुल, तो चाय से याद आया। उन्होंने हाँ चाय हाँ तो जी। उन्होंने तसव्वुर खानम ने शुरू किया, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। अच्छा, फिर उनका ख़त्म हुआ, जो भी उन्होंने थोड़ा सा दो लाइनें अंतरा-अंतरा की, जो उन्होंने कोई और शुरू हो गया, फिर कोई और शुरू हो गया, तो वो इतना प्यारा लगा। जैमिंग चल रही हम थी। लोग हाँ, मतलब हम लोग वी थरली एंजॉयड इट। उसके बाद फिर हमारी एक्ट्रेसेस वगैरह भी थी जिनका हम मेकअप कर रहे थे, तो हर उसमें वो ये कॉमन सी चीज़ होती है कि अगर एक वक्त पे 2 एक्ट्रेस आती हैं तो वो इस बात का ख्याल रखती हैं कि कोई ये तो नहीं कहता था पहले मुझे तैयार करें आप? नहीं, ऐसा नहीं कहते थे, वो तो हर वक्त सबका ही होता था, मुझे सबसे आखिर में करें। अच्छा, तसल्ली से। तसल्ली से करें या वो पहले सबका देख लेती थी कि कौन क्या क्या करवा रहा है। करवा रहा लेकिन है? ये ज़रूर होता था कि हर एक की ख्वाहिश होती उस थी। टाइम वैसे क्या स्टाइल चलता था बालों का? मतलब एक होता है ना प्रॉपर एक उस टाइम हर दौर का अपना एक स्टाइल होता है। आई थिंक मैं 90s की अगर बात करूँ तो उस वक्त एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल टाइम था, हुँ, जिसमें हमारे पास
80s की भी आर्टिस्ट्स और एक्ट्रेसेस थी और यंग जनरेशन भी आ रही थी, जैसे रेशम भी आ गई थी। तो उसमें ये होता था कि उनका मिजाज और अंदाज मेकअप का और स्टाइल का डिफरेंट होता था। जो हमारी पिछली वाली होती थी वो उनका ये होता था कि फूल भी लग हाँ जाएं हाँ हाँ हाँ, और दो चार लटे भी निकल आएं। क्या और बात जो है, जो बच्चियां, आजकल दोबारा रिपीट हो रहा है। फैशन कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ, बिल्कुल उसमें नई नई चीज़ें आती आती ही हैं। रहती हैं। जो हमारी जो दूसरी बच्चियां थी, मतलब दुबली पतली और कहाँ लाइक अंजुमन आती थी। हाँ, अच्छा उस टाइम मॉडल्स जो थी, जिस तरह आजकल स्लिम एंड स्मार्ट, बिल्कुल हड्डियाँ, वो चल रहे हैं, लड़के भी लड़कियां और भी। अभी ऐसा नहीं, अब उस वक्त उस वहाँ टाइम नहीं, उस टाइम नहीं। पे क्या था कि जरा हेल्दी लोग। नो, इट वाज बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी की कोई बात नहीं थी, लेकिन आई थिंक शक्ल के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता था। जॉ लाइन पे दिया जाता था जोर। जॉ लाइन क्या, पूरे चेहरे के ऊपर, आँख, ओके। नाक, कान, सब के ऊपर दिया जाता था, बालों के ऊपर दिया जाता था। लेकिन छोटी बच्चियां भी मॉडलिंग करती थी। छोटी सी मेरा मतलब है जिनके हाइट कम होती थी, और बहुत टॉल बच्चियां भी होती थी। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ था। अब हर चीज़ का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है बन कि चुका ये है हाइट है, कि आपको दुबला भी होना है, आपकी हाइट भी अच्छी होनी आपके चाहिए। शार्प कट्स हों, फेस के एग्जैक्टली, फेशियल लाइक, और दिस गोज फॉर बॉयज़ ऑल्सो, मैन बिल्कुल ऑल्सो। बिल्कुल। क्योंकि हम उस ज़माने में जब हम मेकअप आदमियों का भी करते थे, नॉर्मली ख़वातीन सैलून में आती थी, और जो हमारे मेल परफॉर्मर्स होते थे वो बैक स्टेज होते थे मतलब उसको। उन मर्दों को आपने मतलब शुरू से बाहर बिठा के रखा है। जब तक हमारा मेन सैलून नहीं खुल गया। जब ठीक हमने है, मेन सैलून खोल लिया तो फिर वो लोग वहाँ पर भी जाते थे, ठीक है। और अभी भी, मतलब वी हैव मेन सैलून कौन ऑल्सो। खूबसूरत लगता था आपको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा, जो आप कहें यार मुझे उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी या लगता था ये बंदा? सो अगर मैं पिछले एक्ट्रेसेस को और को देखूं तो मुझे नैयर सुल्ताना बहुत खूबसूरत लगती थी। साफ़ सुथरी, लंबे बाल। सबिया खानम हैड हर ओन पर्सनालिटी, उनके साथ था। ये मैं कराची की बात कर रही हूँ कि कराची में हमने किया। उसके बाद लाहौर में अगर बात करें तो? लाहौर में हम बात करें तो पुरानी जो थी, द अंजुमन ब्यूटीफुल, हुँ, मतलब उसकी आँखें, उनकी हर चीज़ बहुत खूबसूरत। और हम नई बच्चियों में देखें तो रीमा अलग चाम है, वो उसके शार्प फीचर्स हैं, ठीक है। अपनी रेशम जो है वो एक बहुत यंग, मतलब यंग बच्चियां तो वैसे ही अच्छी लगती हैं। एंड देन अगर आप मीरा की तरफ जाती हैं तो उनकी शक्ल प्यारी थी। ज़ेबा बख्तियार इज़ वन ब्यूटीफुल फ़ीमेल जो बग़ैर मेकअप के ज़्यादा खूबसूरत लगती है, अच्छा। ठीक है। समीना पीरज़ादा, हुँ, अमेजिंग। तो ये, बिल्कुल। मतलब मैं किसके नाम लूँ कि मैं ये नहीं कह सकती कि वो ज़्यादा अच्छी थी। हर एक का अपना अपना एक मिजाज आ था। रहा था बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मेकअप से ही बात कर लेते हैं। आपने इतनी इतनी खूबसूरत ये बताई सेलिब्रिटीज़ जो हमारी उस टाइम की थी, लाहौर की भी, कराची की भी, समीना पीरज़ादा की भी बात की आपने, और वो हैं भी खूबसूरत। इसी से आ जाते हैं कि ये हलाल मेकअप का कॉन्सेप्ट क्या है ये? हलाल मेकअप क्या है? तो जो आप कहती रहती हैं आजकल। हाँ, बस ये मैं इसलिए कहती हूँ कि इतने अरसे गुजरने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक तो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, हुँ, और बच्चियाँ जो आजकल की हैं, यंगर जनरेशन, उनको शौक़ भी है और होना भी चाहिए अच्छे लगने का। लेकिन जब वो चीज़ें ख़रीदने जाती हैं तो उनका जेब इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। तो हमने सोचा, यानी कि डेप्लिक्स ग्रुप ने सोचा कि हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो कलर कॉस्मेटिक्स की बात जब आई तो उसमें बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो कि हमारे मज़हब के हिसाब से परमिसिबल नहीं थे, ठीक है। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, अच्छा। ठीक है, वो जैसे फ़ैट इस्तेमाल होता था। तो अगर नॉन ज़बिया एनिमल का फ़ैट इस्तेमाल हो रहा है तो वो अलाउड नहीं है। नहीं है। या एक कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर एक बीटल होता है, एक कीड़ा होता है जैसे, उसको क्रश करके जब उससे कलर निकालते हैं तो वो इस्तेमाल होता है लाल और पीले कलर के हवाले ओके। से। तो खून इज़ नॉट परमिसिबल। अच्छा, ये लेकिन लगता तो ये स्किन के ऊपर ही है, तो जी, ये तब भी इसमें देखिए, आती है ये चीज़ ये? जैसे जब हम बच्चियों को लिपस्टिक लगाते थे, हुँ, अभी भी लगाते हैं, तो वो कहती हैं कि अभी आप लगा देंगी, थोड़ी देर में मैं खा जाती हूँ, यानी कि ज़ुबान बिल्कुल। लोग फेरते हैं, ठीक हुँ, है। तो अब
ये पानी है, आप इसमें एक कतरा गंदा डाल देंगे तो ये तो ये पूरा पानी ही गंदा हो गंदा हो जाएगा। जाएगा, बेशक। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप स्किन के ऊपर भी लगा के कि जी स्किन के ऊपर लग के तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हुँ। कौन सा मतलब इसमें कौन हाँ, मैं लोगों का सवाल ही मतलब हाँ कर हाँ रहा हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल। सो देखें बहुत से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्किन एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और बस फिर वहीं से काम गलत हो गया, ठीक है। हुँ, इसी तरह आपको पता है और लोग इन्फेक्शंस एंड ऑल जी दैट्स। गोरा होने के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें तो बहुत ही डेंजरस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि स्किन को कैंसर दे सकते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को ज़ाया कर सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस टाइम तक पहुँचने में मैंने बहुत कुछ सीखा, और अगर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था अब भी सीख रही हूँ, तो अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ पता चली है हुँ, जो कि मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरी बच्चियों के लिए, मेरी लड़कियों के लिए, जो हमारी मुल्क में जो ख़वातीन हैं, तो मुझे उनको बताना चाहिए। उनका प्रोगेटिव है कि वो वेदर दे करें ना करें। हाँ दे वांट टू यूज़ इट और नॉट। बट जैसे जैसे लोगों को शऊर आ रहा है और पता चलता जा रहा है, वो इस बात को अप्रिशिएट करती हैं। वेरी नाइस, तो ये क्या बात सिलसिला है। था। अच्छा, और मसरत मिसबा के लिए खूबसूरती क्या है? बैलेंस, मतलब किस तरह का बैलेंस? हर चीज़ खूबसूरत ही जब होती है जबकि वो बैलेंस होती है, यानी कि ओवर नहीं होना चाहिए, अंडर नहीं होना चाहिए। ठीक नाउ है। हाउ डू यू नो और हाउ डू आई नो कि क्या चीज़ बैलेंस है? उसके लिए आँख और अकल की ज़रूरत होती है, हुँ, ठीक है। आपकी आँख देखती है किसी को, आप किसी तकरीब में जाते हैं और आप कहते हैं बड़ी कोई पाकबाज साफ़ सुथरी सी खातून नज़र आ रही हैं। हुँ, कोई आती हैं, आप कहते हैं तौबा कितनी चालाक चिलितर नज़र आ रही हैं। हुँ, हाउ डू यू नो दैट व्हेन यू डोंट इवन नो दैट पर्सन? हुँ। बिकॉज कैसे इससे जज कर लिया? हाँ, ये आपका वो इम्प्रेशन है जो आप दे रही होती हैं, ठीक है। ऑलराइट। चाहे वो कपड़ों के हिसाब से दे रही हो, बालों के हिसाब से दे रही हो, मेकअप के हिसाब से, तो जहाँ चीज़ें बेहतर होती हैं आपको ये पता होना चाहिए, आपकी अकल को ये पता होना चाहिए मेरी ये उम्र है, ये वक्त है, ये मौसम है, सुबह का है, ये भी रात एक का है, पूरी लैंग्वेज है। पूरी, यानी कि उसके हिसाब से आप अपने आप को जब तैयार करते हैं तो फिर आप एक तरह से खूबसूरती के साथ बैलेंस होते हैं। और फिर सबसे प्यारी चीज़ जो मैंने अभी शुरू की है वो मेरे फ्रेगरेंसेस हैं। अच्छा। मैंने अभी अपने 6 ख़वातीन के लिए हुँ, एंड 3 अब आप मुझे लगता है प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी आ गए हैं। क्योंकि मैंने ये देखा कि आप अच्छा मेकअप कर लें, आप अच्छे बाल बना लें, अच्छे कपड़े पहन लें, जूते, बैग वगैरह, लेकिन क्या वजह है कि तैयार होने के बाद आप फ़ौरन वापस जाते हैं और जल्दी से परफ्यूम छिड़कते हैं, हुँ, 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 हुँ। बिकॉज़ दैट कंप्लीट्स यू। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक परफ्यूम खाली छिड़कने का नाम नहीं है। परफ्यूम जो है वो एक एहसास है हुँ, जिसको आपको महसूस करना होता है। आप किसी महफ़िल में जाएँ तो लोग आपकी खुशबू सूंघ के कि अच्छा ये तो वो आई हैं, या आप हुँ। जब चले जाएँ तो आप आपकी गैर ज़िंदगी मौजूदगी में को भी आपकी मौजूदगी हो वहाँ पर। फिर जैसे छोटा बच्चा होता है, हुँ, जब माँ बाप उसको नहला-धुला के गले से लगाते हैं, उसकी अजीब-सी ऐसे ही खुशबू है, होती है, ऐसे ही है। ठीक है ना? चाहे वो पाउडर की हो या सफाई की हो, या नाना अब्बा जब जुमे की नमाज़ पे तो जाते थे इतर तो उनका वो इतर था, हुँ, वो एहसास जो है वो महसूस करना जो है वो आपकी परफ्यूम है, वो आपको मुकम्मल करता है। सही, तो ये मैंने इस हिसाब से अपने परफ्यूम्स को लॉन्च किया। सही हो और गया। जब हम ये सारी बातें करते हैं, जब अभी हमने मेकअप की बात की, जी, तो मैं आई विल ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स माय बर्न्ड विक्टिम्स, बिल्कुल। कि बहुत जो हमारी जली हुई बच्चियां हैं उनके चेहरे वो भी तो अच्छा लगना चाहती हैं, बेशक। ठीक है। वो बेशक मस्क हो गया है, रंग उनका जल जाता है, स्किन जल जाती है, हुँ, लेकिन उनकी आईब्रोज ख़त्म हो जाती हैं, क्या कुछ नहीं उफ़! होता, तेज़ाब से बह जाता है सब कुछ। हुँ, तो अगर वो उसमें मेकअप करना चाहते हैं तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। मेकअप लाइन है, प्रोडक्ट्स हैं, वो उनके स्किन को भी मद्देनज़र रख के बनाई गई हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे हर प्रोडक्ट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो स्माइल अगेन फाउंडेशन में ऑटोमेटिकली जाता है। तो ओके। आप अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो ना जानते हुए भी आपको एक वो सदका अजर, जारी है। बिल्कुल आपको अजर उसका मिलना ही मिलना बहुत है। बहुत अच्छी ये इनिशिएटिव है आप लोगों का और ये अल्लाह ताला आपको शुक्र। कामयाब करे। अच्छा, इस पे ही अब बात कर लेते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये लोगों ने आपसे राब्ता किस तरह से किया?
और आपका कॉज़ क्या था ये काम करने के लिए? मतलब मेरे दिमाग में भी कई सवाल आते हैं, लोगों के दिमाग में भी आते होंगे। आपने बर्न्ड ख़वातीन को रखा हुआ है अपने पार्लर में, उनकी ट्रेनिंग करवाती हैं, उनको उनको सपोर्ट करती हैं, और जहाँ तक मैंने सुना है कि 25 से 35 सर्जरीज़, इससे भी ज़्यादा होंगी, जी। करने के बाद उनकी कोई शक्ल सूरत निकलती है, हुँ। जब वो माशरे में निकलती हैं तो उनको लोग देख लें। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से की? कॉन्टैक्ट किस तरह से किया? ये आगाज़ किस तरह से हुआ? थोड़ा-सा ये बताएँ, लोग ये भी जानना चाहते हैं। आगाज़ का जैसे मैंने थोड़ा-सा जी, टच वो आपने बेस किया बताया, था, बिल्कुल। लेकिन वो बच्ची वो जिस उस लड़की से आगाज़ हुआ था? बिल्कुल, उसी वो लड़की से। जिसने निकाब किया हुआ था? जी। और थोड़ा-सा आप ब्रीफ़ करें ज़रा। बिल्कुल, वो जब मेरे पास आई तो मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे मदद के लिए बच्चियाँ आती हैं, क्योंकि हुँ। वो ढकी-छुपी थी। मैं कहा बेटे कल आ जाना, कहती है नहीं अभी आप मुझे ठीक करें। और जब उसने अपना नकाब हटाया तो उधर चेहरा ही कोई नहीं था। तो फिर मैंने आपको जिस तरह बताया कि मैं किस तरह मेरा दिल खफा हुआ, किस तरह किस आप टूटी? तरह से, हाँ। फिर मैंने उसको इलाज कराना शुरू किया, तो मैंने सोचा अगर मैं एक का कर रही हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया है कि मैं 2-4 और बच्चियों का भी कर सकती हूँ। कहाँ से शुरू करवाया इलाज? हॉस्पिटल से, अपने जान पहचान वाले ठीक जो है। क्लाइंट्स थे, उनके किसी के हस्बैंड डॉक्टर्स थे, वो कोई ख़ुद सर्जन थी, तो उनसे बातचीत जब की तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल ले आइएगा। सब इज़्ज़त एहतराम करते हैं तो हो गया। मेरे लिए आसानी थी। ठीक है। जब मैंने अखबार में ऐड दिया कि फ़लाँ तारीख को आप डेप्लेक्स में आइए अगर आप तेज़ाब या मिट्टी के तेल से झुलस गई हैं, जल ओके। गई हैं, तो मेरे जहन में सच बात थी कि 4-5 और ऑपरेशन मैं कर सकती हूँ जितनी मेरी औकात थी। सही है। ठीक है। जितना अफोर्डेबल था आप जी। लोगों के और लिए। क्योंकि उस बच्ची के साथ अंदाज़ा हुआ कि एक दफ़ा ऑपरेशन से तो वो ठीक ही नहीं हो सकती है। कितने उस ऑपरेशंस हुए उसके? उसके तो बहुत हुए हैं। हमारे पास तो एक ऐसी भी बच्ची है जो कि उसके कोई 80 के करीब ऑपरेशन हुए हैं। ज़िंदा है? सिर्फ नहीं, फेस पूरा के? जिस्म। पूरा जिस्म? जी, सब जल जाता है तेज़ाब में, आग में। कोई तेल छिड़क के आग लगाएगा तो वो इतना तो नहीं हिस्सा जलेगा ना, पूरा जल जाता है। तो वो बच्चियाँ जिनको हम जब मैंने ऐड दिया तो 42 लड़कियाँ आ गई थीं। ठीक है। ओह हो 42 हो! 42 लड़कियाँ लड़कियाँ। थीं, कुछ और आपको बड़ी आइडिया उम्र नहीं की। था? नो, मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा अल्लाह मियाँ मैंने इतनी सारी नहीं मांगी थी, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला आपको उतना ही वज़न देता है जितना आप उसको सहार बर्दाश्त कर सकते हैं। सकें, ठीक है, आप बिल्कुल। उठा सकते हैं। ऐसे ही है। सो वो सिलसिला फिर जब शुरू हुआ तो फिर मैंने उनको रजिस्टर, मुझे ये भी नहीं पता था कि बस नाम क्या है, क्या हुआ था, कब हुआ था। तो ऐसी भी ख़वातीन थीं जिनको 20 साल पहले जलाया गया था और वो अपना इलाज नहीं करा सकी थी। उनकी और आँखें, वैसे ही वो हाँ, सर्वाइव कर रही थी। आँखें बाहर निकली हुई, गर्दन चिपकी हुई। अब किसी की गर्दन चिपकी हुई और वो ऊपर ना देख सकता हो 20 साल से, तो हो! सोचें वो किस तकलीफ़ से, किस कर्ब से कर्ब से गुज़र गुज़रता रहा है, होगा। किस तरह, बिल्कुल। सो वो तमाम चीज़ें देखकर ये क्या-क्या केसेस होते थे ज़्यादातर आपके पास जब आपने हाँ, रजिस्टर शुरू करना शुरू किए, 42 लड़कियाँ आ गई, क्या-क्या कहानियाँ थी? कुछ अभी बताएँ ज़रा? मेरे पास है ना 856-57 लड़कियां हैं। ठीक है। जो रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड केसेस होते हैं। और बहुत होंगे। जी, जो कि मुझे पता भी नहीं चलते या हम उन तक पहुंच नहीं पाते, या ऐसी भी होती हैं जिनका इंतकाल हो जाता है, तो वो बिल्कुल। जाहिर बर्दाश्त है। है जिस्म की एक। हाँ, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादती होती है। अब आप सोचें कि हम किन बातों पे इन औरतों के साथ ये जुल्म करते हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस का वर्स्ट फॉर्म है। एक्सट्रीमिज़्म। हाँ, इतनी ना 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 आपके यहाँ बेटियाँ क्यों पैदा हो गई हैं ज़्यादा? आप जहेज़ क्यों नहीं लेकर आई? आपका विरासत का कोई एक छोटा सा टुकड़ा हिस्सा है, मार डालो ताकि ये हमें मिल जाए। आपने शादी से इनकार किया, आप किसी और को पसंद करती हैं और आप जो है वो किसी बुड्ढे के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, बड़ी उम्र के आदमी के साथ। और फिर आपस की जो दुश्मनियाँ होती हैं उसमें सबसे जो वीक लिंक होता है किसी के घर में भी, वो वहाँ की औरतें होती हैं। तो उनके साथ ये ज़्यादती, ये जुल्म होता है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हमारा जो इतना प्यारा मज़हब है और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। पूरी ज़िंदगी जो है हमें तालीम, तरबियत, अपने लोगों के साथ
किस तरह से मोहब्बत करनी वो बताई है। औरतें बच्चियों को ज़िंदा दरगौर करते थे, ना पसंदीदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने अलैहि वसल्लम उसको अमल एक करार दिया। अमल करार दिया। बेटियों की शादियाँ उनकी इजाज़त से हो सकती हैं, उनकी इजाज़त लेनी चाहिए। जी, यहाँ तक इस्लाम भी हमें ये कहता है बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ तक भी अगर कोई शादी में खुश नहीं है तो मर्द तलाक देता है, तो औरत को खुला की भी इजाज़त है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जब ख़ातून आई और उन्होंने कहा मैं नहीं शादी कंटिन्यू करना चाहती, तो रीज़न पूछा तो उन्होंने कहा मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है। रसूल पाक ने कहा बिल्कुल ठीक है। सो ये तक हमारे मज़हब में कितनी आसानियाँ हैं। हाँ, बिल्कुल हमें आप ईज़ी पूरी किया की हुआ था बिल्कुल। पूरी ये तो सूरह हमारे उलमा कराम जो सो कॉल्ड मतलब कुछ हैं तबका एक, जिनको मैं कहूँगा कि उन्होंने ये दीन को कॉम्प्लेक्स्ड कर दी है। नहीं, दीन कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं है। नहीं है, मैं यही कह लेकिन रहा हूँ। हाँ, दीन को समझाने में कोताही हो जाती है। वही समझाया जाता है जो कि वो ये समझते हैं कि ये आसानी से लोग समझ सकते हैं। लेकिन दीन में तो मुकम्मल तौर पे दाखिल होना है बिल्कुल, ना, बिल्कुल, उसमें मेरे और आपकी समझाने की बात ही बात नहीं नहीं है। है। आप पढ़ें, नहीं समझ में आता, आप हुँ, किसी बड़े से मशवरा लेते हैं, अपने असातिज़ा के पास जाते हैं, स्कॉलर्स के पास जाते हैं, मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं। आप किसी भी क्योंकि उससे दीन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। सो अगर आप इनहेरिटेंस की बात करें, हुँ, पूरी सूरा मौजूद है हुँ। जिसमें किसको क्या मिलना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक रिश्तेदारों नो को डाउट। मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें से इस बात पे आ जाते हैं कि केसेस जो वर्स्ट केस था आपके पास कोई रीसेंट टाइम का, वो क्या था? उसकी क्या कहानी थी? कुछ वो भी हमें बताइएगा। सो एक तो जो सबसे पहला ऐसा रीसेंट कोई केस, या पहला जो भी? पहला भी बताती हूँ, रिसेंट भी बताती हूँ। पहला केस जो था वो ये था कि अ, एक पेशावर, पहला केस तो नहीं था वो, मतलब वो ऐसा केस था जिससे मेरा दिल, मतलब मैं बर्दाश्त ही नहीं करती, कि उसको कारपेट पे लड़की को लपेट के उसके ऊपर तेल छिड़क कर और आग लगा दी थी। उस बच्ची को फिर हमने पेशावर से मूव किया और हम CMH लेके गए, जहाँ पर उसका कुछ अरसे इलाज हुआ, लेकिन वो नहीं बच सकी। जितने अर्स टाइम हम पेशावर से उसको लेके इस्लामाबाद पहुँच रहे मूव थे, किए? पिंडी पहुँच रहे थे, उसमें एम्बुलेंस में वो कहती थी मेरा कसूर क्या है बस, और आंखें उसकी बस नज़र आती थी, बाकी सब जली हुई थी। अ, मुझे वो भूलता नहीं है, मुझे वो भूलती नहीं है बच्ची। और उसके घर वाले जो थे वो अजीब अजीब बेचारे लोग, आई आई कैन अंडरस्टैंड कि वो परेशान होंगे, मेंटली अपसेट होंगे, लेकिन सब कुछ इलाज भी मैं करा रही हूँ, ख्याल भी रख रही हूँ, और फिर वो कहें कि जी ये पैसे और चाहिए हमें। मैं उनको पैसे नहीं दे सकती। पैसे तो मुझे जो लोग देते हैं वो उनकी अमानत है, हुँ, हुँ, जो कि मुझे इन बच्चियों पे ख़र्च करना है। हुँ। और फॉर दैट मैटर, एक छोटी बच्ची को सिर्फ इसलिए तंदूर में, जलते हुए तंदूर में फेंक दिया कि ये चौथी या पांचवी बच्ची है, और माँ ने उसको जल्दी से निकाल लिया। और किसने फेंका? दादा ने। जाहिलियत। और अभी बिल्कुल रिसेंट जो जो वाक़ये ने मुझे, मतलब मेरा दिल हिला दिया, वो एक पूरी फैमिली, एक बीवी, उसके 3 बेटियां, एक बेटा, और मियाँ कहीं और शादी करना चाहता था, जो उस पे ज़ाहिर है उनकी लड़ाई झगड़ा वगैरह होता होगा। उसने उनको कोई नशे की चीज़ दे के सबको बेहोश किया, फिर सब तेल छिड़का कमरे में, जिसमें एक छोटा बच्चा भी मौजूद, ओह बच्ची हो भी हो मौजूद हो थी। हो! एक बेटा बचा जो कि शायद उस वक़्त कमरे में नहीं था, और एक बेटी बची, ठीक है, जो वहाँ पे मौजूद नहीं जो थी। मौजूद थी। और फिर पता नहीं उनकी आँख खुली या धुआँ या जो भी था, खैर वो अ, उनके उसके मतलब उनके लिए खाना खाना मुश्किल है। वो अपना वो यहाँ से भी चिपक गई हैं, उनके हाथ इस तरह से हैं। तो उनको फिर हम क्या करते हैं कि ऑपरेशंस कराते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी उंगलियां खुली, हाथ जो चिपके हुए वो खुल गए, चेहरे के ऑपरेशंस हुए, और अगर उनकी बिनाई बाकी हो और उनका नज़र आता है थोड़ा बहुत भी, तो ग्लासेस वगैरह, किसी के कान ही नहीं है, तो मैं उसको ग्लासेस लगाती हूँ इलास्टिक बैंड लगा के।
एक एक की ऑपरेशन हुआ था, तो जब उसके ये कॉन्ट्रैक्चर रिमूव किया तो और एक आंख में उसकी रोशनी भी आ गई। कहती अब मैं ऊपर आसमान देख सकती हूँ। मतलब सोचें कि ये किस तरह के का जुल्म है जालिम है। और कौन कर रहा है? जानने वाले, किसी का मियाँ होगा, किसी का रिश्तेदार होगा, किसी का जो जो उनके साथ कोई ताल्लुक़ बनाना चाहता हो, और इनकार करने पे, इनकार करने पे। कॉलेज से वापसी पे या किसी यूनिवर्सिटी से वापसी पे या किसी बाजार की वापसी पे उन्हें अन भी नहीं पता ये भी कि नहीं ये पता तेज़ाब कि फेंक ये देना। तेज़ाब फेंका जाएगा। लड़के भी हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर उनकी लड़के जो हैं वो उन एक्सीडेंटल लड़कों होते हैं, अच्छा, मगर जिनके ऊपर दुश्मनी के और ये दिखाने के लिए तुम्हारी मजाल, तेज़ाब फेंक दिया। एक मेरे पास मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत बहादुर बच्चा है, उसने मुझे इजाज़त दी है कि मैं उसका नाम ले सकती हूँ, अहमर इकबाल, अच्छा, ठीक है। ही इज़ फ्रॉम कराची। तो उसकी शादी थी अगले दिन, और उसके ऊपर एक और लड़के ने तेज़ाब फेंक दिया किस वजह से? कि वो भी उस लड़की से शादी करना चाहता था। तो सिर्फ़ ये बदले की आग जो और है। मैं उसको मैं किसी और बच्ची को देखने गई थी सिविल हॉस्पिटल में कराची में। तो किसी एक लड़का भागता हुआ आया है, मैडम आप लड़कों का भी करती हैं? मैंने कहा जी बताइए, खैरियत है? जब मैं गई तो अहमर जो था वो पट्टियों में जकड़ा हुआ था, मुंह, हाथ, जिस्म, मगर होश में था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अहमर, कैसे हो बेटे? कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने जिस दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। इतना एतकाद, इतनी मजबूती अल्लाह ताला के ऊपर बहुत कम देखने में मिलती है। अब अहमर के कई ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन तवक्कल दिखे ना आप। बहुत बहादुर बच्चा है अहमर। क्या सीखोगे आप, जो सिखा दें। वो ख़ुद पढ़ा लिखा बच्चा है। कंप्यूटर कहता है मुझे लड़कियों को क्या उम्र के? अहमर मस्ट बी नाउ 32, ठीक है, लेकिन ये 4-5 साल पहले की बात है। अहमर का अपना यूट्यूब चैनल है। अहमर अपनी किताब लिख रहा है जिसका नाम है एक नए सफ़र का आगाज़। वाह! अहमर ने ये भी तो लोग हैं ना, मैं कहती हूँ कि हिम्मत ये वाले। हीरो हैं, बिल्कुल हीरो हैं। इनको तमगा मिलना चाहिए, सही बात है। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो चीज़ कहो अहमर वो करेगा, और वो बताता है हमारी बहनों को, बच्चियों को जो जली हुई उसके साथ होती हैं, गपशप करता मोटिवेट है करता है। बहुत ज़्यादा। सो अहमर जो है ना वो मेरा हीरो है, और इस तरह मेरी बहुत सी बच्चियां भी मेरी हीरो हैं। नहीं, ये हमारे लिए भी बिल्कुल ये हीरो हैं। और ये सब जो आप काम कर रही हैं, जिस कॉज़ के लिए कर रही हैं, ये अल्लाह ताला आपको इसी तरह करवाता रहे। एक आमीन। बड़ा काम कर रही हैं और ये सदका जारिया जो है, ये तो आपने अपनी जन्नत पक्की कर ली है जी। बस आपके जो देखने वाले हैं, हुँ, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस जन्नत के अंदर अपना भी हिस्सा डालें, बिल्कुल। और जो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दें। अगर आपको कोई काम आता है तो आप आके इन बच्चियों को और बच्चों को सिखाएं। हुँ, अगर आप के वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है इनको, तो उनको ज़रूर एम्प्लॉयमेंट दें, बिल्कुल, क्योंकि ये इनके लिए तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। ऐसे ही है। इनके घर में हम परचून की दुकान खोल देते हैं, टक शॉप जिसे कहते हैं। अच्छा, मैं कफ़ालत भी आने लगा जी। था कि आप लोग इनको सपोर्ट तो करते हैं, ऑपरेट भी करवाते हैं, मेडिकली इनको देखते हैं हर हवाले से। लेकिन इनकी एक नई ज़िंदगी, जिस तरह वो एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं अमर, तो ये उसके बाद फाइनेंशियली इन्हें क्या सपोर्ट करते हैं आप लोग, या इन्हें कोई बिजनेस करके देते हैं? इनकी शादियों का क्या मामला आप करते हैं? जहेज़, सारे मामला भी, सारी चीज़ें साथ साथ हैं दुनिया में, आपको पता है जो दौर चल So रहा है। there's a proverb in Chinese which हाँ, says कि give someone don't give somebody a fish every day, but teach him how to fish every day. हुँ, तो हम लोग उनको सिखाते हैं। क्यों? कि जब वो सीखती हैं तो एक एतमाद आता है उनके अंदर, ठीक है। चेहरे जले हुए हैं, चेहरे मस्क हैं, लेकिन अगर वो 1,000 रुपया, 500 रुपया भी घर का कमा लेती हैं, तो एंड ऑफ द मंथ एक अमाउंट उनके पास जमा होती है। वो एक जो खुद एतमादी होती है कि मैंने भी कुछ डिपेंडेंस। कर लिया। हुँ, फिर वो अपने वो पैसों में से कुछ पैसे अपने घर वालों को भी देती हैं। अच्छा, उनका एक से आ जाता है। सो दे दे बिकम खुद मुख्तार। खुद मुख्तार।
उसके बाद जो है जब वो अपना बिज़नेस शुरू करती हैं तो वो बिज़नेस वुमेन बन जाती हैं। वो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था ना कि एंटरप्रेन्योरशिप हाँ जी, और ये सारी चीज़ें जो हैं स्मॉल बिजनेसेस स्टार्टअप्स। मतलब ठेला लगा के दे दिया, उसमें वो पकौड़े तल के दे रही हो, समोसे तल के दे रही हो, वो बच्चों के फ़्रॉक रखे हुए हैं उसने, या मछीरे की बस्ती है उसमें हमने ठेला दे दिया और एक दफ़ा का हमने मछली सारी दे दी। सही, उसके बाद हम महीने 2 महीने में पूछते ज़रूर हैं, ठीक है? फ़ॉलो-अप्स लेते रहते हैं। हाँ, उनको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वाह! उनके लिए इससे ज़्यादा मैं उनको साल में 1-2 दफ़ा बाहर लेके जाती हूँ कोई पिकनिक करने के लिए, या कहीं चलो कहीं खाना खाओगी? हाँ जी, खाना खाएँगे। नगेट्स लेती हैं, 1 डिब्बे के अंदर 6 आते हैं, हुँ, 2 खाती हैं और 4 रख के ले जाती हैं अपने साथ, क्योंकि उनके अपने बच्चे भी छोटे होते हैं। ऐसी बच्चियाँ जिनको जलाया इसलिए गया था कि उनकी 5 बेटियाँ हैं, हम उन बेटियों को एजुकेट करते हैं, हम उनका ख़र्चा अच्छा, मैट्रिक तक। ठीक है। मैट्रिक के बाद फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं डोनर से कि अब हमारी एक बच्ची जो है वो माशाल्लाह से मेडिकल उसने करना अपना चाहती इंटर है, और हाँ। बहुत अच्छे नंबर आए हैं हुँ। उसके। तो अब हम उसके लिए हमने रिक्वेस्ट लोगों से की है कि आप, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है मेडिकल अच्छा, की स्टडीज़। आपकी पॉलर लाइन में जहाँ पे सब ग्लैमर होता है, खूबसूरती होती है, चमक-धमक होती है, उनमें ये ख़वातीन होती हैं ये भी चमक-धमक हमारे माशरे की, लेकिन जिस तरह आपने बताया मस्क हुए होते हैं चेहरे और कोई नोज़ नहीं है, जी किसी की स्किन जली हुई है, उनसे ही मेकअप करवाती हैं आप? जी। हमारी जो दुल्हनें हैं, मॉडल्स हैं, वो ईज़ी होती हैं? उनके साथ कंफर्टेबल फ़ील करती हैं? शुरू में जो था ना ये एक लोग। ट्रेंड बड़ा मुश्किल काम है ये जी, एक कि एक मतलब है। आप उनको आपकी एक अपनी नेचर होगी कि आप समझ गई ये चीज़ आपके अंदर थे एक जो जो आग लगती है ना तो वो तो आप समझ चुकी थी लेकिन कोई नया बंदा मतलब वो उसके लिए शायद कोई मैटर भी ना करता हो वो किस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट सो करवाई आपने मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि ये हमारी बच्ची है, ये आपका मैनिक्योर करेंगी या आपका ब्लो ड्राई करेंगी। नहीं नहीं, आप उनसे ना करवाएं, किसी और से करवा दें। तो मैं कहती हूँ आप करवा के देख लें, अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आप पैसे भी नहीं दीजिएगा, मैं किसी और से करवा दूँगी। दे आर गुड गर्ल्स, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं ना, लड़कियाँ ख़वातीन, वो बहुत खुशी खुशी उनसे करवाती हैं बिकॉज अच्छा दे वांट टू अप्रिशिएट देम। हमारे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी इतना आई है। अरसा हो गया है एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है कितने परसेंट आप कहती हैं 100 में से एक्सेप्टेबिलिटी आई है वुड से कि 50% एक्सेप्टेबिलिटी। आ गई है हाँ, और वो बहुत खुशी की बात है बहुत बिल्कुल क्योंकि हमारी तो रिसेप्शन पे जो लड़की है वो बर्न विक्टिम है। हम्म तो इसलिए मतलब मैं ये भी बाज़ दफ़ा कह देती हूँ, अब नहीं, कि आपके पास चॉइसेस हैं, आप कहीं और चले जाइए। अच्छा मतलब इन बच्चियों के पास तो चॉइसेस नहीं है ना, उनको तो कोई और काम नहीं दे रहा है। बिल्कुल तो इसलिए नहीं चले, कोई बात नहीं है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर प्यार वो मोहब्बत से ही। हैमरिंग इफेक्ट हाँ, हल्का हल्का आप बिल्कुल। दे रही हैं ठक 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 करते रहो, पत्थर भी टूट क्या जाएगा। बात है तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें अपने रवैयों से इन लोगों को एक्सेप्ट करना है और इनकी हिम्मत बंधानी है। इंशाल्लाह बिल्कुल इनके लिए थोड़ा सा मुस्कुराना जो है ना, वो पूरी ज़िंदगी है। बेशक मतलब आते हैं, अगर कोई क्लाइंट उनको टिप देती है फॉर एग्जांपल, और मे बी समबडी अप्रिशिएट्स देम, वो एकदम ऐसी खिल जाती हैं, जैसे आती हैं सुबह और आके लिपस्टिक लगाती हैं, और हाँ अगर मैं देख रही हूँ तो जैसे आदमी कॉन्शियस हो हाँ जाता है, मैं कहती नहीं बहुत अच्छी लग रही हो, चाहे हाँ बेचारी के होंठ यहाँ तक क्यों ना हो, बट उनका भी दिल है, दिल है उनका भी ख्वाहिश होती है। बेशक वो भी हम नॉर्मल ही थी ना बिल्कुल, हाँ वंस अपॉन अ बिल्कुल टाइम। यही चीज़ है अल्लाह ताला आपको इस कॉज में कामयाब करे और आपकी हिम्मत और आपका हौसला इसी तरह बुलंद रहे इस पे आ जाते हैं कि इंडस्ट्री में आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है बोटॉक्स का फिर आपकी वाइटनिंग इंजेक्शन चल रहे हैं फिर आपके आई फिलर्स चल रहे हैं नोज़ की स्ट्रेटनिंग की तुमने जा क्या रही क्या है करवा लिया जो इतना नहीं जानते हो? नहीं मुझे मुझे पता है मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ तो ये इसको किस तरह से देखती हैं आपका क्या एंगल है क्या आपकी राय है इस पे कि ये करवाना चाहिए अल्लाह के काम में छेड़छाड़ अगर इसको मैं सीधे लफ्ज़ों में आ जाऊँ देखिए जो तकलीफ में नहीं होना ये चाहिए
कि आप अपने उम्र के हर हर हिस्से को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, ठीक है। लेकिन आपका काम मीडिया में है, जिसमें आपको लोगों को परसेप्शन है कि आप एक बहुत हैंडसम गुड लुकिंग बॉय है और आप रहेंगे फॉर मे बी अनदर 25 ईयर्स। आप किसी के लिए हीरो या हीरोइन है, इस तरह कर लेते ठीक हैं। है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर अगर आप उसमें मैंने आपको कहा था कि मेरी नज़र में ब्यूटी बैलेंस है, उतना करवाओ जो फील ना हो। जो फील ना हो और जो कि आपको देख के लोग के यू लुकिंग वेरी फ्रेश, यू लुकिंग वेरी नाइस। लेकिन कई लेकिन लोग हमने देखा जी करवाने के बाद बेड़े गर्क हो गया उन्हों दा। वो ज़्यादा हो जाता है ना, वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो तो तो वापसी का हल ही नहीं। वापसी का हल भी हो सकता है, लेकिन आप क्यों उस मौके पर आएँ और उस मुकाम तक पहुँचें। आप बस उसको तरीके के साथ, और फिर आप जैसे बोटॉक्स की बात करें, बोटॉक्स क्या होता है? इट्स एन इंजेक्शन जो कि लाइंस और रिंकल्स जो जो जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब है मैंने नहीं लगाया हुआ, जी जी। तो उसको सीधा कर देता है। अंदर मसल काम कर रहे होते हैं लेकिन स्किन के ऊपर नहीं आता, ठीक है। सो ठीक एक है। तरह से वो उसको नम कर देता है ठीक है। आँखों के इर्द गिर्द। यहाँ पे जैसे ये मेरी लाइनें, ये अगर बोटॉक्स लगाऊंगी तो मैं यूं करूंगी तो तब भी नहीं होगा, पता नहीं लाइंस नहीं चलेगा, ठीक पड़ेंगी। है। ठीक है। हाय सारे राज ही मेरे से पूछवा लो। ठीक है। तो फिर लेकिन वो आप करें एतदाल में रह के, ठीक है। होता क्या है कि कुछ डॉक्टर्स और कुछ बच्चियाँ और बच्चे वो थोड़ा सा और कर देती हूँ, थोड़ा सा और कर देती हूँ। वो थोड़ा थोड़े में जो है ना, वो आपके जो नेचुरल होठ हैं मिसाल के तौर पे, अगर वो इतने बड़े हो जाएं जिनका बैलेंस नहीं रहे, अल्लाह ताला ने आपकी नाक और आपके हाँ, होठ के दरमियान गैप है। एक गैप है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप सामने से सही लग रहे हैं लेकिन आप जब साइड से देखते हैं तो आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपका अच्छा डॉक्टर आपको बताता है, आप ज़रूर करें। देर एक्सपेंसिव बड़े प्रोसीजर्स। बड़े एक्सपेंसिव है। जी, तो आप उन प्रोसीजर, आपका अगर पॉकेट इजाज़त देता है तो आप बिल्कुल कर लें, बिकॉज यू आर इन अ सर्टन फील्ड, बिकॉज मे बी यू नो आप अपने किसी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लाइक। हाँ, नहीं ये भी होता है बाज़ दफ़ा कुछ बच्चियाँ जो होती हैं वो बचपने में ही डिफ़ॉर्मिटीज़ के साथ पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी की नाक ऐसे उठी हुई होती है, हाँ। खंप होता है, उसकी भी सर्जरी होती है, तो वो भी तो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। ठीक है। लेकिन बैलेंस करके, ये नहीं हो सकता कि आपने हम किया तो आपने गड्ढा कर दिया, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो इसलिए आपको एतदाल में रह के करवाना चाहिए। एतदाल में, एंड आई थिंक आप कुछ भी प्रोसीजर कराएं, आप 2-3 लोगों से मशवरा करें, मतलब ठीक है। 2-3 ओपिनियंस प्रोफेशनल से। जी, ओपिनियंस लेके करें। इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट का सुनोकास्ट का जो है इख्तिताम करते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जिस तरह से आपने ब्रीफ बताया इंडस्ट्री को भी लेके, ये बर्न केसेस को भी लेके, ये जो एसिड वाली आपके पास ख़वातीन आती हैं, मेल्स आते हैं जो आप कॉज पे काम कर रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह ताला आपका हौसला बुलंद रखे और आप इसी तरह काम करती जाएं, और ये 800 कुछ 86 लड़कियां, ये हज़ारों में ना हों, लेकिन अगर कोई है इसका हकदार तो वो आपके पास पहुँचे और आप उनके तक पहुँचें और उनकी हेल्प करें। इसी के साथ अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।